हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। राफेल फाइटर्स के भारत आने से पहले अंबाला एयरबेस में लागू हुई धारा 144। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं चाइनीज ट्रूप्स। भारत का तेजस MK2 बीट करेगा राफेल फाइटर्स को। चाइना के शंघाई शहर के बेहद ही करीब नजर आए यूएस के वॉर प्लेन, और चाइना का कहना है कि लद्दाख के अधिकतर क्षेत्रों में पूरी हो चुकी है डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस। आज की सबसे पहली खबर है राफेल फाइटर्स को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 5 राफेल फाइटर्स ने फ्रांस की फैसिलिटी से भारत आने के लिए अपनी उड़ान भर ली थी, और रिपोर्ट्स हैं कि ये राफेल फाइटर्स कल दोपहर तक अंबाला एयरबेस में लैंड करेंगे। और राफेल फाइटर्स के भारत में लैंड करने से पहले इंडियन एयरफोर्स के अंबाला एयरबेस के पास धारा 144 को लागू किया गया है, और साथ ही अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को नो ड्रोन जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जब कल अंबाला एयरबेस में राफेल फाइटर्स लैंड करेंगे, उस दौरान इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद रहेंगे। और ये तो आप जानते होंगे कि जो ये 5 राफेल फाइटर्स आ रहे हैं, इनमें से एक राफेल फाइटर का इंडियन एयरफोर्स चीफ से सीधा कनेक्शन है। और वो कनेक्शन क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि इन राफेल फाइटर्स का इंतजार इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ पूरे देश को है। और राफेल तो ऐसा फाइटर है जो इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है। अभी हाल ही में डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड PC घटोच ने न्यूज 18 के साथ चाइनीज घुसपैठ पर अपना एक ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें उनका ये मानना है कि लद्दाख फेस ऑफ के बाद चाइनीज ट्रूप्स हिमाचल प्रदेश में भी घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश अपनी 260 किलोमीटर की जो सीमा है वो चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत के साथ शेयर करता है। हालांकि चीन ने इस क्षेत्र में फिलहाल अभी तक कोई भी इलीगल क्लेम नहीं किया है, लेकिन चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत के साथ 260 किलोमीटर की सीमा साझा करने की वजह से यहाँ पे चाइनीज घुसपैठ होने की संभावना बनती है। बॉर्डर की कुल लंबाई में से 140 किलोमीटर पड़ती है किन्नौर जिले में, और 80 किलोमीटर की सीमा पड़ती है लाहौल और स्पीति जिले में। और 15 जून को गलवान घाटी में जो एक हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इन सभी जिलों के पुलिस चीफ्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, और किन्नौर, लाहौल और स्पीति के सीमावर्ती जिलों में आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एहतियात उपाय करने के लिए कहा गया है। हालांकि 17 जून 2020 की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ITBP ने गृह मंत्रालय को सूचित किया था कि फिलहाल इस क्षेत्र में कोई भी संदिग्ध गतिविधि नोट नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे सिविलियन व्हीकल्स की मूवमेंट को काफी ज्यादा पाया गया है, और इसलिए भारत को इन क्षेत्रों में चाइना की तरफ से होने वाली किसी भी तरह की घुसपैठ के लिए पहले से तैयार रहना है। NDTV के साथ एक बातचीत के दौरान वेस्टर्न एयर कमांड के फॉर्मर चीफ एयर मार्शल रिटायर्ड रघुनाथ नाम्बियार का मानना है कि करीब 10 सालों में इंडियन एयरफोर्स के पास अपग्रेडेड तेजस MK2 फाइटर्स की मल्टीपल स्क्वाड्रंस होंगी। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि उनका ये भी मानना है कि जो ये तेजस MK2 फाइटर होगा, ये राफेल फाइटर्स को भी बीट कर देगा। और उनका ये भी कहना था कि इंडियन एयरफोर्स को भविष्य में तेजस MK2 फाइटर्स की कम से कम 12 स्क्वाड्रंस को तो खरीदना ही चाहिए। और एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस इंटरव्यू के बारे में कुछ डिटेल्स भी जारी की हैं। जैसे कि जब उनसे सवाल किया गया कि सर, क्या आपको भरोसा है कि तेजस MK2 राफेल फाइटर को बीट कर देगा, जो कि एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटी, 5th जनरेशन के एवियोनिक्स और स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के साथ आता है? तो उनका जवाब था कि राफेल फाइटर ने अपनी पहली उड़ान 1986 में भरी थी, और जो ये तेजस MK2 है, ये अपनी पहली उड़ान 2026 में भरेगा। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि करीब 4 साल बाद हम ये हासिल कर लेंगे। और जब उनसे F3R स्टैंडर्ड एवियोनिक्स और जैमिंग कैपेबिलिटीज के बारे में सवाल किया गया, तो उनका जवाब था कि जो फाइटर्स आज उड़ान भर रहे हैं वो करीब 3 साल पुरानी तकनीक पर हैं, लेकिन जो अब से 6 साल बाद अपनी उड़ान भरेंगे, तो जाहिर सी बात है वो ऐसी तकनीकों को पहले से ही अपनी डिजाइन में शामिल करेंगे। और आपको बता दें कि एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार 1999 के कारगिल वॉर में मिराज 2000 फाइटर के साथ 25 से भी अधिक ऑपरेशनल मिशंस में शामिल रहे थे, और साथ ही उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के सबसे ओल्डेस्ट स्क्वाड्रन को भी कमांड किया है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि LCA तेजस के प्रोजेक्ट में वे एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट के तौर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, और वे इस LCA तेजस प्रोग्राम से काफी करीब से जुड़े भी हैं। और इन्होंने अपने कार्यकाल में 42 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट को उड़ाया है, और जिसके चलते इनके पास 5100 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, जिसमें से 2300 आवर्स का एक्सपीरियंस इनके पास मिराज 2000 फाइटर्स का है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार फिर से बता दें कि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमने 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है, और इसके लिए एक स्पेशल वीडियो हमने दिन में अपलोड की थी, और जिसमें हमने इस डिफेंस स्क्वाड टीम के बारे में भी रिवील किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
द प्रिंट की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि इंडियन आर्मी की तरफ से सभी यूनिट्स को कहा गया है कि अगर कोई भी यूनिट बिना प्रॉपर क्लियरेंस के मिलिट्री वीडियोस पब्लिक डोमेन में पास करते हुए पाई जाएगी, फिर चाहे उन्होंने उस वीडियो को अनजाने में ही क्यों न पास किया हो, इसके लिए उन्हें दोषी पाया जाएगा और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें यूनिट साइटेशन से डिबार्ड कर दिया जाएगा और जो उनके ट्रूप्स हैं उनको किसी भी तरह का मिलिट्री अवार्ड नहीं दिया जाएगा। और ये नए रूल्स इंडियन आर्मी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बनाई गई नई पॉलिसी में शामिल किए हैं और इस नई पॉलिसी को जारी करने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है उनके लीकेज को कंट्रोल किया जा सके। और ये तो आप जानते होंगे कि इंडियन आर्मी इससे पहले 89 सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को बैन कर चुकी है, जिनमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी मशहूर ऐप भी शामिल हैं। और अब ये मिलिट्री वीडियो वाला रूल इसलिए जारी किया गया है क्योंकि कई बार ऐसा पाया गया है कि आर्मी के फॉरवर्ड बेसिस की जो मिलिट्री वीडियोस होती हैं वो सोशल मीडिया पर लीक हो जाती हैं, जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस से आर्मी की महत्वपूर्ण और कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन की जानकारी दुश्मन एजेंसीज को मिलती है। और इसलिए अब नए रूल के तहत कोई भी यूनिट बिना प्रॉपर क्लियरेंस के मिलिट्री वीडियोस पब्लिक डोमेन में जारी नहीं करेगी और जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस कैप्चर की जाएंगी वो स्मार्टफोन से नहीं बल्कि केवल डेजिग्नेटेड कैमरास का इस्तेमाल करके की जाएंगी। और न ही ये पिक्चर्स और वीडियो सोशल मीडिया पर जानी चाहिए और न ही एक दूसरे को मैसेजिंग सर्विसेज के जरिए ट्रांसफर की जानी चाहिए। और पब्लिक डोमेन में केवल वही पिक्चर्स और वीडियोस आपको मिलेंगी जो ऑफिशियली अप्रूव की जाएंगी। बाकी आप द प्रिंट की वेबसाइट पर जाकर ये पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी रिपोर्ट यह है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने 1971 के सर्कुलर को हटा दिया है, जिसके तहत पहले भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जम्मू कश्मीर में कोई जमीन खरीदने के लिए पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC प्राप्त करना जरूरी होता था। और इसके हटने से भारत की आर्मी, CRPF और BSF जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में लैंड को बिना किसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के हासिल कर सकेंगे। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के इस कदम को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए है जो कि भारत के डिफेंस और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि DRDO ने इन क्षेत्र में इनोवेटर्स को बढ़ावा देने के लिए एक कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया है। और ये कॉन्टेस्ट सोमवार को भारत के ग्रेट साइंटिस्ट और फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं डेथ एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया था। और इस कॉन्टेस्ट का नाम रखा गया है डेयर टू ड्रीम 2.0। और रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस कॉन्टेस्ट के विनर्स पर फैसला एक्सपर्ट कमेटी के इवैल्यूएशन के बाद लिया जाएगा। और इस कॉन्टेस्ट की अवार्ड मनी स्टार्टअप्स के लिए 10 लाख रुपए तक है और जबकि इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए 5 लाख रुपए जो कि जीतने वाले को दिए जाएंगे। बाकी इस कॉन्टेस्ट की सारी जानकारी आपको DRDO के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगी। ये तो आप जानते ही होंगे कि चीन का केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ भी तनाव चल रहा है। और इसी तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद से अमेरिका और चीन के बीच ये तनाव और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अभी हाल ही में अमेरिका के वॉर प्लेन्स चाइना के शंघाई शहर के काफी करीब पहुंच गए हैं। और जबकि इस समय दोनों देशों के बीच कई सारे मामलों पर तनाव चल रहा है और जबकि हाल ही में दोनों देशों ने एक दूसरे की दूतावास यानी कि एम्बेसीज भी बंद कर दिए थे। और इसी बीच US नेवी ने इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपनी गतिविधि बढ़ा दी है और इसलिए अमेरिकन वॉर प्लेन्स का शंघाई के करीब जाना काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका के P-8A एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट और EP-3 रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट ने रविवार को ताइवान के ऊपर से भी उड़ान भरी है। और ये उड़ान चीन के सेंजियांग और फ्यूजियांग समुद्री तटों के पास है और इन दोनों समुद्री तटों के पास ही चीन का शंघाई शहर स्थित है। और इस बीच US एयरक्राफ्ट और शंघाई के बीच केवल 76.5 किलोमीटर की दूरी थी। और जहाँ एक तरफ चीन के साथ अमेरिका का तनाव चल रहा है तो वहीं आज मंगलवार को अमेरिका के दूसरे तनाव वाले पार्टनर ईरान की तरफ से भी एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके तहत आज ईरान की पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हेलीकॉप्टर से एक मिसाइल को फायर किया है और जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर की एक रेप्लिका को टारगेट किया गया था। और ये एक्सरसाइज हुई है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में। और आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले ही ईरान के इस एयरक्राफ्ट कैरियर वाले रेप्लिका के बारे में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि ईरान ने US नेवी के सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमिट्ज का ही एक रेप्लिका तैयार किया है। और जबकि सोमवार को चाइनीज एम्बेसी का भी एक बयान आया है जिसमें उनका ये कहना है कि भारत और चाइना जैसे देशों को अमेरिका के हेगेमनेस और पावर पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। और उनका दावा है कि अमेरिका के कुछ पॉलिटिशियंस चाइना को कोल्ड वॉर मेंटेलिटी के साथ देखते हैं। और भारत को लेकर उनका कहना था कि भारत दुनिया में एक उभरती हुई इकोनॉमी है और इतिहास दोबारा से दोहराया ना जाए, तो इसलिए भारत को भी अमेरिका की सिगमनी और पावर पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। और आज मंगलवार को चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि विवादित सीमा के कई सारे क्षेत्रों पर चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस लगभग पूरी हो चुकी है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा इंडियन आर्मी की और भारत सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट का। और जबकि द प्रिंट की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि भारत चाहता है कि US लेड इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव को रशिया भी ज्वाइन करे, जो कि भारत और रशिया के बायलैटरल स्ट्रेटेजिक टाइज को और
मजबूत करेगा। और जो ये इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव है, ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है जो कि मुख्य रूप से चाइना को ही काउंटर करने के लिए है। और अब ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि रशिया इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करेगा या नहीं, जिसे अमेरिका लीड कर रहा है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।